कोई नहीं ठीक है तालियों के साथ स्वागत करते हुए अब मैं गुजारिश करूंगा प्रवीण जी और बाला देवी जी आए और चित्र देकर मैडम प्रेमलता जी को सम्मानित करेंगे। श्रीमती बाला देवी और श्रीमती प्रवीण जी इस साइड तालियां पड़ती रहनी चाहिए। और मैं अनूप जी को आमंत्रित करता हूं वो आए और मैडम के स्वागत में अपना वक्तव्य दें। जोरदार तालियां। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य, बहुत मेहनती और एक विकासशील सोच रखने वाली हमारी आदरणीय मैडम प्रेमलता सिंह जी और उनके साथ आए हुए हमारी समस्त टीम और उचाना मंडी से मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सभी का इस सखी सहेली मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि ये प्रोग्राम मैडम जी द्वारा सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में भाग लेती हैं और मैडम जी को सुनती है। और मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि पिछले जो हमारे 63 गांव हुए, उन 63 गांव में महिलाओं के अंदर एक इतनी बड़ी जागरूकता आई है कि उन्होंने मैडम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और उन्होंने कहा है और माना भी इस बात को कि आज तक हमारे लिए महिलाओं के लिए खासतौर पर कभी भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ। पूरे हरियाणा में 90 हल्के हैं, किसी भी नेता ने ना तो कभी ऐसा सोचा, ना उनके मन में कभी ऐसा विचार आया। लेकिन मैडम प्रेमलता सिंह जी ने एक एक गांव में जाकर के महिलाओं के बीच में बैठ करके उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उनकी उन समस्याओं के साथ चर्चा की। सबसे बड़ी हमारे इलाके में जो पानी की समस्या थी, उन पे मैडम ने उनके साथ चर्चा की। जहां भी ज्यादा बड़ी समस्याएं है, माननीय सांसद महोदय को लिखा, सीएम साहब से बात करने का आश्वासन दिया। आज मैडम जी के पास कोई ताकत नहीं है, ना ही सबके का नेतृत्व है, लेकिन फिर भी मैडम जी के अंदर एक लगन है, एक सोच है कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे कॉलोनियों से संबंधित समस्याएं आई, चाहे बुढ़ापा पेंशन से संबंधित आई है, चाहे बिजली पानी से संबंधित आई, सभी समस्याओं को लेकर के उन्होंने अधिकारियों से बात करके इसके निदान करने की पूरी कोशिश की है। और इसके साथ साथ मैडम जी ने ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रमों की शुरुआत की। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम थुआ के अंदर हुआ, जहां पर 21 गांव की 400 से 500 महिलाओं ने भाग लिया। और उस कार्यक्रम के अंदर मैडम जी ने जीन से हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे महिलाओं को कैसे लोन मिलता है, महिलाओं को कैसे स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल से हमारे डॉक्टर आए, उन्होंने बताया, कॉलोनियों के अधिकारी आए, उन्होंने अपनी स्कीमों के बारे में बताया, चाहे पशुधन से संबंधित लोन के बारे में बताया। अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही थी, उनके बारे में अवगत करवाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके साथ साथ महिलाओं की प्रतियोगिता भी करवाई और जितनी भी महिलाएं इस कार्यक्रम में आती, सबको मैडम जी सम्मानित करती हैं। महिलाओं के लिए एक ऐसी सोच, एक आगे बढ़ाने की एक नीति तैयार की गई और आज सुबह हमारे बैंक लगभग 25 से 30 महिलाओं को बुलाकर उनके साथ चाय पी और चर्चा की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त करना है, मजबूत करना है और आगे भी इस पर मैडम जी कार्यक्रम जारी रखेंगी। और मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग
उचाना मंडी से बड़े जागरूक हो और शिक्षित हो। लेकिन हमारे देहात में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि वो वोट किसको डाल रही है, उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कौन उनका विधायक है। मैडम जी ने इसीलिए इस शिक्षा को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इनके द्वारा क्या है करवाए गए 2014 से 19 में विकास कार्य, चाहे हमारे उचाना की मंडी हो 84 एकड़ में जो उन्होंने बढ़ के तैयार करवाई, चाहे हमारे 2 रेस्ट हाउस हो, चाहे हमारा केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे हमारा आरोही मॉडल स्कूल हो, चाहे हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो। ऐसे बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट इन्होंने दिए, शायद ही उचाना हल्का कभी इस चीज को भूल सकता है। सड़कों की बात करें तो ऐसी सड़कों का जाल बिछा दिया, 432 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करवाया। आज एक गांव से दूसरे गांव में हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। 192 करोड़ की लागत इन सड़कों के लिए मैडम जी ने मंजूर करवाई थी। इतने विकास कार्य दिए और यही कह रहे हैं कि हम एक विकासशील सोच है। अब महिलाओं के प्रति इनकी जो सोच है और महिलाओं को जो आगे ला करके उनकी भागीदारी को मजबूत करने की ताकत कर रही हैं। और हर गांव से यही आवाज आ रही है कि मैडम जी को दोबारा से विधानसभा में पहुंचाकर सिर्फ विधायक ही नहीं एक कैबिनेट मंत्री के स्तर पर हम लेकर के जाएंगे और दोबारा से इस उचाना को मजबूत बनाएंगे और विकास के मामले में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। जैसे कि भाई ने आप सब सभी के सामने विचार रखे, वही मैं कह रहा था कि मैडम प्रेमलता जी के द्वारा किए करवाए गए कार्य इतने हैं कि अगर गिनने लगेंगे तो 2 से 2.5 घंटे कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई गांव इन्होंने नहीं छोड़ा कि जिस गांव के अंदर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा ना किया गया हो। और उसके बावजूद हमें ऐसी समस्या देखने को मिली, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूरे जोर शोर से प्रचार करेंगे और आगे 2024 में ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इस सफल आयोजन के लिए हमारे मंडी के सदन चौधरी जी, सुरेंद्र गर्ग जी, सुरेश जैन जी, डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, महावीर जी, बाबूराम जी, प्रोफेसर रामनिवास कालीरामन जी, डॉक्टर राजेश जी व सभी साथियों ने पूरा जोर शोर लगा के इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी से आवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही सम्मानित आज हमारे बीच में सखी मिलन सम्मेलन के अंदर पहुंची हमारी पूर्व विधायक मैडम प्रेमलता जी और सभी मातृशक्ति और सभी कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं प्रोग्राम में पहुंचने के लिए। सभी माता बहनों से मेरा ये है कि आज जो ये सम्मेलन बुलाया गया, जो मीटिंग बुलाई गई, और मैडम प्रेमलता जी जो पिछले कई महीनों से गर्मियों से ये महिलाओं से मिलने का जो प्रोग्राम इन्होंने इनके दिमाग में आया, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। क्योंकि आदमी तो नेताओं के साथ मिलकर सभी जगह जाते हैं, लेकिन महिलाओं को इतना मौका नहीं मिलता और अपनी जो समस्याएं हैं महिलाओं की वो नहीं पूर्ण रूप से बता पाती थी। लेकिन मैडम प्रेमलता जी ने महिलाओं के अंदर जाके, गांव गांव में जाकर, घर घर में जाकर, हर महिला का, कोई भी महिला अपना उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके बीच में गए, तो ये एक सराहनीय कार्य है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैडम प्रेमलता जी ने जो हमारा उचाना के अंदर एमएलए रहते हुए जो विकास कार्य कराए, वो रिकॉर्ड तोड़ कार्य है। इतना काम कभी भी किसी भी हरियाणा प्रदेश में वित्त मंत्री अपने नारनूल से थे, वो भी इतना काम नहीं करा पाए जितना उचाना हल्के के अंदर मैडम प्रेमलता जी ने यहाँ पैदा किया है और विकास कार्य कराए। तो इसलिए इनकी पूरी सराहना करनी चाहिए। जो इनके विकास कार्य है उनको हमने जन जन तक पहुंचाना चाहिए और हर महिलाओं की ये जिम्मेवारी है कि आपके बीच में मैडम प्रेमलता जी हैं,
जो भी आपकी समस्या है वो फोन से आप सीधी संपर्क करके इनसे बात करने का काम करें और इनको ताकत देने का काम करें। आपके हाथ में जो ताकत है वो किसी दूसरे और किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं है। आप जब इनका पूरा साथ देंगे तो मैडम प्रेमलता जी आने वाले समय के अंदर विधायक फिर उचाणा से बनेंगी और आपकी मेहरबानी से बनेगी। आप सभी माताओं बहनों से मेरा पुण्य फिर आग्रह है कि आने वाले समय में आप इनकी मांग को संभाल के दिन रात एक करके इनको यहाँ से फिर दोबारा से विधायक बनाने का काम करें ताकि उचाणा फिर प्रगति के पथ पर आए। इन्हीं सबको धन्यवाद दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले समय में हमें कोई ऐसी चूक नहीं करनी है कि हम हमारे हल्के के विकास को तरसे। सन 1991 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने हमारे इस हल्के को एक सपना दिखाया था और वो साकार नहीं हो जाता अगर उस समय एक त्रासदी ना होती तो। हमारे हल्के को जो सपना दिखाया था और जो देखा था खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, उस सपने की ऐसी लत लगी हमारे हल्के को कि थोड़ा सा भी अगर कोई हमें कहीं दूर से आकर बहकाने की कोशिश करे तो बह गए। और यही कारण था कि पिछला 2019 में मैडम प्रेमलता जी को हमने चुनाव को हरा दिया। दुष्यंत चौटाला को हमने इतने भारी बहुमत से जिताया और बीजेपी की मेहरबानी से वो डिप्टी सीएम भी बन गए। उसके बावजूद अब 4 साल पूरे होने को जा रहे हैं। 4 साल में आप देख लो सीएम के बाद डिप्टी सीएम होता है और डिप्टी सीएम के होते हुए इस हल्के में एक भी काम आप ऐसा नहीं गिना सकते कि भाई ये काम हमारे डिप्टी सीएम ने उचाणा हल्के के लिए किया है। तो यहाँ का विकास चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार ही कर सकता है। 50 साल से राजनीति में है। वो कहते हैं ना भाई एक बार तुक्का लग जाए तो पहला अपना घर बनाया। तो ऐसी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। यह अपनी तरह से पूरी तरह से फलीभूत है। अब तो सिर्फ इनका एक ही सपना है कि उचाणा का विकास कैसे हो और उचाणा के विकास को चार चांद लगाने के लिए आपके बीच में प्रयासरत है। आप सभी लोगों को यह बात समझनी होगी और हमारे बीच का नेता हमें आगे बढ़ाना होगा। मेरी आप लोगों से यही विनती है। आप मैं हमारी लोकप्रिय एक्स एमएलए मैडम प्रेमलता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना सखी सहेली मिलन समारोह मैडम प्रेमलता से पहले हमारे डॉक्टर राजेश जी आपके बीच में विचार रखेंगे। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करें और एक नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, मैडम प्रेमलता जिंदाबाद। डॉक्टर राजेश आप बहुत ज़्यादा समय से बैठे हैं और इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज हमारे उचाणा में हमारे बीच में हमारी बहुत ही आदरणीय मैडम प्रेमलता जी पहुंची है। उनके साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पे पहुंची है और बहुत बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं, क्योंकि उचाणा में महिलाओं को इकट्ठा करना भी एक अगर देखा जाए तो एक प्रकार का मेहनत का कार्य है, क्योंकि कानूनी वाइज हम लोगों को इकट्ठा मेहनत करनी पड़ी। तो आप भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं सिर्फ 2-3 बातें आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो ये टीम है, हम तो मैडम प्रेमलता जी को चाहते थे कि मैडम प्रेमलता जी आपसे बात करें, लेकिन मैडम जी ने कहा तो मैं 2 बातें रखना चाहूँगा। आपका जो ये प्रोग्राम है, हमारा ये 64वां गाँव है। हम 64 गाँव जा चुके हैं। आज ही 64 में पहुंचे हम लोग। इस प्रोग्राम का नाम है सखी सहेली। इसको समझ लो बस। मैडम प्रेमलता जी की ये सोच है कि पुरुषों तक, आदमियों तक तो हर कोई चला जाता है, लेकिन महिलाओं तक कोई नहीं जाता।
इसलिए मैडम प्रेमलता जी ने कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है सखी सहेली। इस कार्यक्रम का मकसद सिंपल है, मैडम प्रेमलता जी आपको सखी बनाने आई है और आप मैडम प्रेमलता जी आपकी सखी बनने आई है। ये है प्रोग्राम, बस आप इनकी सखी बनिए, इनको अपनी सहेली बनाइए। ये रही बात 2014 से 19 के बीच में कामों की। पुरुषों को तो पता होता है, आदमियों को पता होता, महिलाओं को नहीं पता। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता मैडम प्रेमलता ने क्या क्या काम करवा दिए। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैडम प्रेमलता जी जीएमडीसी की पहली महिला विधायक है। आप में से है, पहचानने की जरूरत है आपको कि आप में से एक पहली महिला होते हुए पहली विधायक पूरे जींद जिले की। कितने गर्व की बात है। और इस कार्यक्रम का ये भी मकसद है कि महिलाओं को, खासकर महिला को जरूर पहचानना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ, जो बातें मैडम आपकी समझ सकती है वो और नहीं समझ सकता। और उचाना के विकास में चौधरी वीरेंद्र सिंह और मैडम प्रेमलता के परिवार के सिवा उचाना का विकास ना कभी किसी ने किया, ना कभी हो सकता। इसलिए मैं उचाना के विकास की बात नहीं करूंगा। आपने मेरी बात को भी सुना और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप बड़ी संख्या में जो आई हैं, मैडम प्रेमलता जी की सहेली बनिए, मैडम प्रेमलता जी को अपनी सखी बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से मैं अनुरोध करूंगा मैडम प्रेमलता जी को, एक बार जोरदार तालियां। मैडम प्रेमलता जी हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैडम प्रेमलता जिंदाबाद, मैडम प्रेमलता जिंदाबाद। चाना मंडी के मेरी सभी साथी महिलाएं, अभी आपने डॉक्टर गंगला को सुना, राजेश को सुना, प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज में सीनियर लेक्चरर हैं, अनूप को सुना जो ड्योढ़ा साहब हैं, और नरेश जी को कई सारा प्रोग्राम हमके आके बताने लग रहे थे। तो मेरा मकसद सिर्फ महिलाओं से मिलने का इसलिए है कि जब चुनाव आते हैं, यदि काम तो सबसे ज्यादा करें महिलाएं, सुबह से लेकर रात तक महिलाएं काम करती हैं, चाय से लेकर रात के सोने तक, रात का दूध देने तक, यानी सिवाय महिलाएं के अलावा कोई नहीं करता। ये आपने पता है, हमें पता है। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है, जब वोट देने की बात आती है तो महिलाओं तक कोई नहीं जाता, ना उन लोगों को पूछता। यानी इलेक्शन, आपका जब इलेक्शन आएंगे, आप देखोगे अलग अलग पार्टियों से लोग आएंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, एक उनमें नेता होगा, 15-20 आदमी होंगे, और वो क्या कहते हैं फलानी पार्टी तो हूँ, वोट दे दिए, और वो कहेगा हाँ जी ठीक है दे देंगे। और वो अंदर आके महिलाओं को क्या देगा, फलानी की वोट देनी है ना, आप किसी की वोट दे देते हो ना। आपने ये पता होता है कि हमारी वोट गई किसको, ना आपने ये पता होता है कि हमारा जीत गया कौन। अभी पीछे जैसे बताया कि मेरा 63वां काम है, अपने 66 काम है, शायद 64वां काम है, ये मेरा हल्का ये पूरा हो जाएगा। एक और काम है अक्टूबर का। तो मेरे को अभी तक याद है, एक दिन मैं दिल्ली टाउन थी, मेरे पास फोन आया, जब उचाना लग रहे हो, कहा हाँ, थी धरने पे बैठे हैं, आप ना आना पड़ेगा। मेरा तो रास्ता ही है, मैं आ जाऊंगी मैं। तो सड़क पे आप लोग के भाई बहन परिवार वाले वहाँ बैठे थे और कहने लगे देखो जी हमारा जो अनाज है ये जब गया यहाँ से ट्रकों में लोड हो गया और वापस आ गया, क्यों की बात है यहाँ कि इसमें तो वो क्या नमी थी, कुछ चमक सी थी, तो वहाँ पे FCI भी बैठी, वहाँ पे सरकारी अफसर भी बैठे और भी बैठे, पुलिस भी बैठी। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। मुख्यमंत्री का फोन आया मेरे पास, बोले आप सरकार में रह के और आप धरने पे बैठे हो। मैं बोली मगर तो सरकार तो है बाद में, अलगा मना पहले, क्योंकि जिस हल्के ने मैं यहाँ से MLA बनाई हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बड़ा है कि मैं इनके सुख दुख में का साथ दूं। तो जो बात ये है कि एक तो ट्रक गया, उसका भाड़ा लग गया, और फिर भरा ट्रक वापस आ गया कि जिसमें तो नमी है, ये तो चमकार, ये हम तो नहीं लेते इसने। तो बोले जी कोई नहीं, आप इनको आश्वासन दे दो, इनका सारा 9 लाख किराया लगेगा दोबारा,
और ना इनका कोई नुकसान होगा। और सारे के सारे ट्रक न्यू के न्यू, पूरी मंडी के ट्रक, यानी सारे के सारे, यानी एक एक दाना बिका हमारा उचाने मंडी का। और वो दिन जब तक मैं रही उचाने में, ना तो कोई धांधली हुई, ना कोई रिश्वत चली, ना कभी आदमी को तंग कराया गया किसी बात को लेके। और सरकार 5 साल तक खूब अच्छी रही। मेरे पास नरवाना तक के टेलीफोन आए, बोले जी नरवाना में उचाने में तो कोई फर्क को नहीं, हमने भी संभाल लो, अब तुमने भी संभालेंगे। मैं रात के 11 बजे पहुंचे वहाँ पे एक दिन, तो वो कहने लगे जी हमारे साथ भी दिक्कत आ रही है, तो आप भी टेलीफोन कर दो। तो यानी जब मेरे को आप लोगों ने पढ़ाया था, तो यही एमएलए बनने का इतना दबदबा हो है कि जब मैं रात के 11 बजे में टेलीफोन करती तो अफसर की हिम्मत नहीं थी कि मेरा फोन ना उठावे। उन्होंने तुरंत मेरा फोन उठाया, बोले जी बताओ क्या बात है। मगर देखो उचाना नरवाना मेरे लिए अलग अलग नहीं है, क्योंकि उचाना के बहुत से लोग नरवाना में भी काम कर रहे हैं और नरवाना के कई हमारे उचाना में भी कर रहे हैं, तो मगर वहाँ ये परेशान नहीं है। बोले जी कोई बात नहीं, हम अभी आदमी भेज देते हैं, तो वहाँ का काम भी बने हमारा। और बोलने कहने लग जी आपने उचाना तो ले रखा, हमने भी गोद ले लो। तो मैंने ये गैप में कहा उचाना अगर मेरा तरक्की करेगा तो आसपास की तरक्की तो अपने आप हो जाएगी। तो मैंने जी लगा का काम करा 5 साल तक। यानी आपका पहली बात तो ये तहसील थी उचाना अपना, इसको मैंने सब डिवीजन बनवाया। अब यहाँ पे एसडीएम बैठे हैं, डीएसपी बैठे हैं, तहसीलदार बैठे हैं, और सारे दफ्तर एक ही जगह पे हैं। ये बिल्डिंग तो जो सामने बनवाई थी, लेकिन इसको एसडीएम का दफ्तर मेरे टाइम में बना। उसके बाद उसके बराबर में जो अस्पताल है, इसकी नींव तो 10 साल पहले रखी गई थी, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी थी। इसके लिए मैंने सारे 12 करोड़ मंजूर कराए और मैंने जो अपने यहाँ पे भूमि पूजन कराया, अस्पताल बना। अब मेरे को नहीं पता उस अस्पताल की डॉक्टर कितने बैठे हैं, कितने मरीज जहाँ हैं, तो अगर मैं होती तो मैं इसकी भी पैरवी करती। अभी डॉक्टर है कि नहीं है और इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यह नहीं मेरा काम था उसको बनवाना, तो मैंने वो बनवा भी दिया। इसी तरह जो भोजपुर का मेडिकल कॉलेज है वो भी हमने बनवाया, क्योंकि मैं जब 5 साल घूमी लोगों में, कहीं सुख में, कहीं दुख में, कहीं पता लगता भी 26 साल का लड़का था गुजर गया, कोई कहते थे मेरा 18 साल का था गुजर गया, कोई बुजुर्ग गुजर जाए तो चलो कोई बात नहीं, जवान बच्चा घर से मौत हो जाए तो बहुत दुखावा है। तो मैं नड्डा साहब उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, मैंने उनको ये कहा जी सारे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज हैं, रोहतक में मेडिकल कॉलेज, हिसार में मेडिकल कॉलेज, करनाल में मेडिकल कॉलेज, कानपुर में मेडिकल कॉलेज, हमारे जींद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। पता इंसान तो हम भी हैं, हमारा अगर आदमी बीमार हो जाए पहले तो हिसार बात जाएगा, पीसीआर होगा तो जिंदल में जाओगा, सर्वोदय में जाओगा, अगर जाओगा ग्रोह में चला जाएगा, वहाँ से बाहर नहीं पड़ी तो चंडीगढ़ जाना पड़ गया, वहाँ नहीं पड़ा तो दिल्ली जाना पड़ जाए, कोई वेदांता में जाओगा गुड़गांव में, और 2 महीने धक्के खाकर के पता बचे ना बचे। तो पता हमारा मेडिकल कॉलेज पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे को 2-3 बार मिली, उन्होंने 64 साल मीटिंग करी, मुख्यमंत्री को बुलाया और हमारा मेडिकल कॉलेज मेरे एमएलए रहते हुए कैप्टन मन्नू ने 250 करोड़ रुपए मंजूर करे और सब नक्शा बना, और आज हमारा मेडिकल कॉलेज है भोजपुर का बनने तैयार हो गया। हमारे जो बच्चे हैं जो जहाँ मंडी के हों, आसपास के गाँव के हों, हमारा तो कोई डॉक्टर भी नहीं बनता। अब कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नर्स का कोर्स करेगा, कोई पैरामेडिकल करेगा, ये तरह तरह के कोर्सेज आए हैं और बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे। तो हमारे भी जो घर में कोई बीमार हो जाएगा तो उसने यूँ करके दिखाने पड़ेंगे कि आजकल तो टैक्स के किराए भी 5-10 हज़ार का तो मामूली बात लग गया है और सारा परिवार दुखी हो वो अलग। तो जो हमारा अपना कॉलेज पढ़ जाएगा यहाँ पे, तो पीछे मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी हमारी, तो जो मिस्टर खुल्लर थे उनकी वाइफ डायरेक्टर है आज की तारीख में हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो मेरे को मिलने आई, कहते जी मैं तो आपसे मिलने आई हूँ कि ब्रजेंद्र के साथ उनका अच्छा वो तालमेल है। तो मैंने कहा कि मैं देख के बात पूछनी थी कि हमारा मेडिकल कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 6 महीने ज़्यादा। तो पूरे हरियाणा में अकेला मेडिकल कॉलेज है जो 22 मंजिल का बनने लग रहा है। आपने भी देखा होगा जब बाईपास से आप जाओ, बस स्टैंड के पीछे दिखा है यो 22 मंजिल का बनने लग रहा है, 6 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे भी शिक्षा अच्छी ग्रहण करेंगे। तो मैंने सिर्फ नहीं सोचा कि उचाना, मैंने सोचा भी पूरा जीत दिलाया आ गया। हम तो पिछड़े हुए लोग हैं, हमारे यहाँ पे ना पढ़ाई की ज़्यादा सुविधा है, ना हमारे यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। और जब तक तरक्की की निशानी हो गई है, जब कोई फैक्ट्री लगा है, अब जैसे बाईपास बन गया हमारा, ये जो 152D बना है, इसमें हमारी जमीनें जिनका मोल 8 लाख रुपए एकड़ में लागत था, उन्हें 40 लाख एकड़ का मुआवजा मिला है। तो इस तरह से जिनके घर में पैसे और गाँव पैसा भी, उन्हें 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ खरीदी जमीन। इसी तरह उचाने का बाईपास, इसके मैंने इतनी कोशिश करी, मैं 1.5-2 साल तक लगी रही, क्योंकि खेत थे लोगों के जगह जगह।
वो सारे वो लाइन बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, मौजे तय हो गए और नक्शा भी बन गया। लेकिन जब चुनाव आया तो मेरे तो जो था पहले बाईपास बन जाएगा तो अपने मंडियाला की जमीन भी महंगी हो जाएगी, दुकान बढ़ेंगी, प्लॉट बिकेंगे और यहाँ का भी आदमी पैसे वाला हो जाएगा। अब तो पैसे वाला तभी भी है लेकिन और ज्यादा तरक्की हो जाओगी। उसके बाद मैं चुनाव हार गई। जब मैं चुनाव हार गई तो महकमा मिल गया दुष्यंत को। अब दुष्यंत ने लागत की नहीं एक ईडीपी वहां पे कि उसको ये है कि अगर यह बाईपास बनना शुरू हो गया तो ये तो प्रेमलता का नाम हो जाएगा। तो वो अभी तक भी नहीं बना। अगर ये बन गया होता ना तो आप लोगों को पता लग जाता कि भाई तरक्की क्या चीज होती है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये अब आप लोग मैं इसलिए बताना चाहूँ क्योंकि उसका आप लोगों को इन बातों का ना भी पता हो। इसी तरह मैंने साइलोज की बड़ी कोशिश करी थी। साइलोज का क्या है, दामाला में मंडिया में बड़ी खिलाफत थी उस टाइम। अपना जी साइलोज नहीं चाहिए, हमने ये पल्लेदार भी आ गए, चिट्ठी लिख के लाए, अब जब पल्लेदारी खत्म हो जाएगी बात पुराना हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता अगर ये साइलोज बन चुके होते। मैं तो रामविलास पासवान को मिली थी सोने के मतलब हमारे मंडी बहुत बड़ी है, अनाज बहुत बड़ा हुआ है और रेल के रेल जाओ हमारे अनाज के भर के। अगर यह साइलोज बन जाओगे तो आड़तियों ने भी फायदा होगा, खेती करने वाले ने भी फायदा होगा और जो उस अनाज का खाओगे उसको भी फायदा होगा। उसमें क्या था, अगर आप साइलो में अनाज डाल दो हो तो 3 साल तक अनाज का रंग भी नहीं बदलता। अब आपने देखा होगा जब बारिशें हुए हैं, अरे सरकारी गोदामा में जो बाहर गेहूं पड़ा रहा है या धान पड़ा रहा है, बोरी भी पाटे हैं, कुत्ते भी आंटे हैं, डांगर भी आंटे हैं और अनाज भी सड़ा है। और फिर अनाज सड़ा अनाज फिर वो पाटा गरीबा में उनमें कीड़े भी चलते पाओगे, वो खराबी हो पाओगा। तो साइलो वो चीज थी जिसमें 3 साल तक दाने का रंग भी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि साइलो हो क्या चीज है। मतलब मेरी पूरी खिलाफत हुई। ये खुद बैठे ये गर्ग साहब ने भी पता है सारी बात का। तो ये भी कह लगे क्या ना बनाओ साइलो अपना, मतलब ये है शिक्षा की कमी। और इसीलिए मैंने अपना जो हमारा लड़कियों कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज हमने खोला, बच्चों के लिए कॉलेज खोला ताकि जब शिक्षा आ जाती है आदमी के अंदर तो उसकी समझ बदल जाए, उसका सोचने का तरीका बदल जाए। तो ये जो चीज़ है ये हमारी तरक्की की निशानी थी। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आई है बात, वो साइलो पढ़े ही नहीं। अब तो रामविलास पासवान जरा भर भी लिया तो वो साइलो भी आए गए हुए बने होते ना। तो आज वही जिन्होंने मेरी खिलाफत करी थी आज यूँ कम है कि मैडम यो काम का पिछला करा दिया कि हम भी सुखी और किसान भी सुखी। अब तो जब बनेंगे जब बने तो आई गई बात मंजूर मेरे नाम तो कोई तो ये तो सारी चीज है। और मैं आप लोग को इसलिए मिलने आई हूँ ताकि आप लोग एक तो कामों का पता लगे कि भाई अस्पताल न बनवाया, तहसील से SDM का दफ्तर न बनवाया, मेडिकल कॉलेज में बनवाने लग रहे हैं, लाइटें गांव में लगवाई, ये बाईपास मारा पड़ा। मेरी तक भी याद है जब बाईपास की दुकान की गिरण की बात आई तो कई सारे मिल का आए तो साहब के पास आए रेस्ट हाउस में कहने जी ये दुकान टूटे हैं। ये कह लगे भाई दुकान सड़क चौड़ी होगी तो दुकान तो टूटेंगी क्योंकि उनके मौजे ले चुके थे वहीं और नाजायज दुकान थी वो सारी की सारी। लेकिन फिर ये था कि ना टूटनी चाहिए तो हम भी चुप हो गए। मैं ठीक है भाई काम आए जब मंडिया राजी नहीं तो कोई बात नहीं। वो दुकान टूटी भी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई दुष्यंत को कहने के लिए मंडी ये हमारी दुकान क्यों टूटने लग रही है। यानी चित भी मारी पट भी मारी, सारी डांट भी हम सुना है, सारी गाली भी हम सुना है और फिर सारे बीच मानो माम। यानी हम तो सुख में दुख में सारे साथ। अब जब कोई बाहर का आदमी आ जाए तो कब तक इनके बोझ गिरोते रहोगे, कब तक इन अपने सिर पर उठा के रखोगे। मैं तो यह बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों बाहर के आदमी को वोट दे रहे हैं। अपना तो अपना ही होगा कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, आप लोग के दुख सुख में मैं आऊंगी। कोई ब्याह होगा जब आऊंगी, कोई मन बना होगा मैं जब आऊंगी, कोई काम होगा मैं जब आऊंगी। 100-250 किलोमीटर तक बैठा आदमी तो संभाले भी बोली तुमने मेरा भी नहीं होगा कौन है वो। अब मेरे तक याद है यह मंडी है जो बार वाली सड़क है जिनान वो दिलबाग का पेट्रोल पंप है, वहाँ एक दफ्तर ले रखा था इसने दुष्यंत ने। वहाँ छाछ पर खड़ा हो गया, आप भी उस दिन उठाने में थे और दुनिया खड़ी जिता कभी राजी हो उठाने के आदमी और जिता के दुष्यंत हमने जिता दिया। तो छाछ पकड़ा बोला भाई मैं क्या करूँ तो आप लोग जिता तो मेरे को दिया। बोला जी जिता तो दिए इस बीजेपी में ना गई हो। तो बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बोला जी आप ना हमारे को ये क्या था और बीजेपी ने जमुना पार कर दो, मेरा नाम नहीं लिया लेकिन बीजेपी का मतलब मैं टिकट तो मुझे मिल रही थी और आप लोगों ने मेरे को हरा के जमुना पार कर दिया। और उसे जमुना में 24 घंटे नहीं पकड़े, उसे जमुना में वो आ गया डुबकी मारने लग गया
और सरकार में डिप्टी सीएम बन गया। 11 महकमे 12 महकमे उसके पास। आपको तो ये भी नहीं पता 12 महकमा का उस पर क्या होता है, क्यों तुमने दिखे ही नहीं वो कहते। तो इस तरह के जो लोग हैं ये सिर्फ वोट लेकर लेना है, उसके बाद इनका कोई मतलब नहीं होता पाता है। और ईद के और ये नहीं अब चौटाला किए गए हैं, अब मेरा बाप चुनाव में लड़ गया तो मैं लड़ूंगा, ये नहीं मारा तो चाड़ा खेल का मैदान बना लिया इनने। अभी तमें कुश्ती को लोगे गणोर को है को नहीं मारा है, तो हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इन लोगों को अपने आनते हैं। अगर तुम चुनाव लड़ा सिरसा जाकर लड़ो तो वो काम होगा तो सिरसा दिखे उनने। और जब वोट की बात आवे तो उचाना दिखे ना, तो 90 रुपए थे उसने उचाना ही क्यों छाटा। ये भी देखो सोचने की बात है, उसने उचाना ही क्यों छाटा कि उचाना चुनाव लड़ूं। उसको ये पता था कि उचाना के लोग बोले भी हैं, समझ मतलब बहकावे में भी आ जाओगे, हरवाई बात बनी बहकावे में भी आए और सारी बातें भूल गए। तो देखो चुनाव तो आते जाते रहे, आज अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा क्या लालच है। मैंने को छोरा लगवाना नहीं, मैंने को चोरी ब्याणी नहीं, मैं तो पोते पोतियाँ वाली हूँ, दोते दोती वाली हूँ। मैं तो हम तो सिर्फ इसलिए आवे हैं कि चाना जो हम दिखाना चाहोगे नक्शे पर, हरियाणा के नक्शे पर चाना दिखा है वो 4 साल में पीछे हो गया ना। तो मेरे इतना याद है मुख्यमंत्री ने एक बार मीटिंग ली और वो पूछने लगे रहे एमएलए से, अफसरों को बुला के भी सबसे ज्यादा पैसा किस हल्के में लगा। तो जो फाइनेंशियल कमिश्नर था उसने कहा कि एमएलए तो आप हो करनाल से, मुख्यमंत्री को कहने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा लगा उचाने में और वो लगा प्रेमलता के हल्के में। बोले उसका कैसे लगा, क्योंकि उनकी मेहनत लगा लो, बेटा कमिश्नर है, 4 साल केंद्र मंत्री थे और ये हमारी ज्यादा मिले तो आपको दे रहे हो हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा उचाने में मिला और हमारे हल्के में लगा वो, और वो लगा दिखे भी है। ये जो बुरान का केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे अलीगढ़ का वो एक गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे अपनी मंडी हो, हालांकि मंडी उतनी आबाद तो नहीं हो पाई जितना हम सोचते थे, जो दूर पड़ा है थोड़ी सी, लेकिन रेस्ट हाउस को भी इस्तेमाल हो है। और ये लाइटें लगी, ये सड़क बाईपास बना, जो भी मतलब तरक्की के काम हुए ये सारे उसी टाइम के हुए हैं। तो ये आपने सोच सकते हैं, तो जिसे किसी भी खा जाते हैं क्यों, हमने तो जाना तो हमारा घर है, आदमी अपने घर में छोड़कर कभी नहीं जाता। उस जगह जब भी घर में एक कोने में बड़ा बड़ा रोता रहेगा, अभी नाम मेरी माँ ने धमका दिया, लेकिन वो फिर भी घर छोड़ कर जाता। तो हम तो उन लोगों में आवे हैं जो घर अपने आप ने जो समझे ये हमारा घर है, लेकिन पहुँचाने वाले इस बात में पता नहीं कर समझेंगे कि ये हमारे ख्याल तो ठीक है। अब मेरा बेटा है ब्रजेंद्र सिंह, आज आपके बीच में मेंबर पार्लियामेंट है, वो सरकारी अफसर था, वो ये नहीं आ रहा। पूरे हिंदुस्तान में जब IAS के पेपर हुए थे तो उसका 9वां रैंक आया था, 9वां रैंक पूरे हिंदुस्तान में, और उसकी 12 साल की नौकरी रह गई थी। जो साहब ये कहने लगे कि मैं तो हो गया 75 साल का, अब तो नौकरी दे छोड़ ना। तो इतनी बड़ी नौकरी जिसके 5-5 सरकारी गाड़ी खड़ी हो, सरकारी काम जाम हो, ड्राइवर हो, गाड़ी हो, नौकर हो, उससे किस जब लोगों के बीच में आकर ये 4 बात सुन की कुछ और करने की। लेकिन संस्कार की बात है, उसने एक बार भी ये नहीं किया कि डैडी मेरी तो 10 साल की नौकरी रह रही, 12 साल की नौकरी रह रही। उन्हें तुरंत इस्तीफा दिया और हमारे बीच में निसार से उन्होंने चुनाव लड़ा और 3.25 लाख वोटों से वो जीत्या। उस टाइम भी उचाना का शक था, ये उचाने से जीतेगा कहा लगा, क्यों लोगों के दिमाग में शक था कि उचाने करके क्या कर देंगे। क्योंकि जब भी 4 साल को मौका मिला कि वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है या कुछ अच्छा उसका है, उचाने ने बार आया। 84 में यानी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, एमपी का चुनाव लड़ा इन्होंने हिसार से, ओम प्रकाश उजाला को हराया। 9 हल्के हुए एक एमपी के लोकसभा में, 8 हल्के में जीत्या वीरेंद्र और 9 में मारा, 9वां कौन सा उचाना, 4,500 वोट था उस टाइम। ये 84 की बात है, ये जब धोखा दिया। उसके बाद जब 2005 की बात आई, जब सोनिया गांधी ने ये बात कही कि वीरेंद्र सिंह आपकी बार आपको हम बढ़ाएंगे और आप अपनी तैयारी करो, जब लोगों ने हराया। 91 में जब मुख्य ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तब यानी उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम आपको एक जवान आदमी देंगे जो आपका भला करेगा, सारी बात है। उसके बेचारे राजीव गांधी की हत्या होगी। यानी हमारी या तो किस्मत खराब कह लो, या लोगों का हमारे कोई काम में कमी रही है, या हमारी कोई कुछ तो कमी रही है जो चुनाव हमारे हैं। तो ये तो हम ये कहें कि भाई यहाँ से 5 बार और बार क्या आदमी मिले बढ़िए। दूसरे चुनाव का हाल MLA है, इसका दादा उनका चुनाला 4 यहाँ से MLA रह लिया, वाक्सिंग छात्र MLA रह लिया, और ये अपना दक्षिण वाले नंबरदार के MLA रह लिए,
ये इसमें सिर्फ पूनिया के एमएलए रह लिया, यानी 5 एमएलए रह लिए और हम कदे हारे कदे जीते। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहूँ कि ये हार जीत का जो खेल है इसमें हम नुकसान शामिल हैं। हम अगर 2 कदम आगे चले हैं तो 4 कदम हम पीछे हट जाए हैं। अब जो काम इन 4 साल में होने चाहिए थे, बाईपास बन गया होता या और कोई चीज अच्छी बन गई होती तो हमारा उचाना दिखना शुरू हो जाता, लोगों ने दिखे भी हमें उचाना भी कोई चीज है, लेकिन हम फिर वही में पहुंच जाए हैं। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सारी बात करना पता है। तो चुनाव जब आवेंगे तो मेहरबानी करके आप ये तय करो कि हमारे बीच में तो जो मन संभालेगा वो कौन है, हमारे सुख दुख में जो साथ देगा वो कौन है, या वो जो हमारे वोट लेकर चला जाकर फिर दिखे भी नहीं हमने। तो इस तरह के अभी इलेक्शन आओगे, बहुत तरह की बातें होंगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, अब नहीं झूठ बोलेंगे, कोई तो पीछे की बात करेगा, कोई वोटा की बात करेगा, कोई या पेंशन की बात करेगा, कोई किसी चीज की बात करेगा, यानी तरह तरह के लुभावने यानी प्रचार करेंगे। आपने ये देखना है कि भाई ये सिर्फ झूठ बोलना है, इनकी बकाई में ना आई। मैं तो बस एक बात कहना चाहूँ, अगर बकाई मांगे तो गरीब रह गए 5 साल ये निकल गए, अगले 5 साल भी निकल जाओगे, उन 5 साल में बालक भी जो आज नौकरी के लायक है वो भी उम्र पार कर लेगा। तो ये जो चीज है ये हमारे को पीछे ले जाना है। इसलिए आप लोगों ने ये तय करना चाहिए कि भाई हमारे लिए कौन तो ठीक है, कौन हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा और कौन हमारा अपना है। ये दूसरा का सिर्फ वो मत दो, मैं यही बात करना चाहूँगा मैं। और आप लोगों ने मेरे को सुना, अपने ख्याल में अभी तो मेरा एक काम हो गया है। धन्यवाद मैडम प्रेमलता जी ने आपको जो बताया। अब मैं 19 तारीख को 2 अक्टूबर को जो